बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। उन पर होती है विस्तृत चर्चा। हमारे मेहमान यानी विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद रहते हैं जो कि उन विषय के बारे में विस्तार से आपको जानकारी देते हैं, और साथ ही हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी, यानी एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, यानी अपने सवाल का वीडियो बनाकर हम तक पहुँचा सकते हैं। तो आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। आइए डालते हैं नजर आज के विषय पर। बायोगैस संयंत्र से प्राप्त खाद जैविक खेती का आधार, आज हम इसी पर बात करेंगे। और इससे जुड़े अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। आप नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर, जो कि अगले 1 घंटे तक आपके लिए उपलब्ध रहेगा। नंबर देख लें 1800-113060, दूसरा 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप अपने सवाल हमें चाहे तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 8800520717। आप अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं, यानी आप चाहें तो टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल करें। ईमेल आईडी भी आप हमारा नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। दर्शकों को ये भी बता दें कि जैसा कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि आप अपने सवाल हमें कॉल करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। और साथ ही एक नई हमने शुरुआत की है आप दर्शकों से और भी ज़्यादा जुड़ने के लिए, वो ये है कि आप अपने सवालों के वीडियो भी बनाकर हमें भेज सकते हैं, यानी व्हाट्सएप पर अपना एक वीडियो बनाइए अपने सवाल का और हम तक पहुँचा दीजिए, जिसे हम कार्यक्रम में प्ले भी करेंगे, चलाएँगे भी। तो आज के हमारे जो विशेष मेहमान हैं, जो कि आज के इस विषय पर हमें मदद करेंगे, हमें समझाएंगे कि कैसे बायोगैस प्लांट से निकलने वाली स्लरी जो है वो जैविक जो हमारी खेती है उसका आधार बन सकती है, कैसे हमारे किसान दोनों तरह से लाभ ले सकते हैं इसका। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, जो कि वैज्ञानिक है, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर गगनेश शर्मा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। वो हमारे साथ अभी कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलिए, अब जैसे कि आज के विषय की हमने बात की है तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो सर, जैसे कि बायोगैस प्लांट से प्राप्त जो खाद है, सबसे पहले तो हम ये कि पहले दर्शकों को समझा दें। बहुत सारे दर्शक तो हमारे कार्यक्रमों को देखने के बाद जैविक खेती की ओर प्रेरित हुए हैं और हमारा प्रयास निरंतर यही बना रहता है। जैविक खेती पर पहले हम चर्चा करते हैं कि क्या है और क्यों हम इसे कह रहे हैं कि आज के समय की मांग भी है। जी, तो जैविक खेती सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा वो खेती है जिसमें रसायन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। आनुवांशिकी रूपांतरित जो पौधे हैं या जो बीज है उसका प्रयोग वर्जित है, और सीवेज और जो स्लज होते हैं उनका प्रयोग भी वर्जित है। साथ ही इसमें क्या प्रयोग कर सकते हैं, आप गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप केचुए की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, आप यदि उन पौधों के पोषण की भरपाई के लिए यदि बात करें। साथ ही साथ आप हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ढैंचा है, सनई है या मूंग है, लोबिया है, उड़द है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। और जैविक खाद कुछ सिद्धांतों पे निहित है। जैविक खेती, जो जैविक खेती करते हैं उसके 4 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत जो होता है जिसको कहते हैं स्वास्थ्य का सिद्धांत। स्वास्थ्य का सिद्धांत इस बात पे निहित होता है कि स्वास्थ्य केवल सॉइल मृदा का स्वास्थ्य नहीं बल्कि मृदा का स्वास्थ्य इसमें शामिल है। इसमें पौधे जो लगाते हैं उनका स्वास्थ्य शामिल है, साथ ही साथ जो इसको खाने वाले हैं, यानी वन हेल्थ जिसे हम कहते हैं। जी, वन हेल्थ के कंसेप्ट पे है। क्यों? क्योंकि यदि हमारी सॉइल हेल्दी होगी तो हमारा पौधा हेल्दी होगा, पौधा हेल्दी होगा तो उसमें जो हमें उत्पादन मिलेगा जब हम खाएंगे वो हमारे शरीर में एक तरीके से हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएगा। और साथ ही साथ ये जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हमें जो हमारी मृदा है वो एक तरीके से माँ के समान है, तो इसको हमें
हर तरीके से कि ये किसी भी प्रकार से दूषित ना हो, क्योंकि एक बार मृदा दूषित हो गई तो आप उसमें पौधा जो लगाएंगे वो भी दूषित होगा और उसका जो फल आएगा जो हम खाएंगे वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं दूषित होगा। तो जैविक खेती का पहला सिद्धांत है कि हमें मृदा का स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य, पौधों का स्वास्थ्य और साथ ही साथ पूरे पर्यावरण का स्वास्थ्य एक मानना है और इनको कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करना है। दूसरा जो आता है जो सिद्धांत है वो पारिस्थितिकी का। पारिस्थितिकी मतलब कि आप इकोलॉजी में देखते होंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके बाद पेड़ है, पौधे हैं, ये जिस अवस्था में हैं जो प्रकृति में ने बनाया है उसी अवस्था में इनको रखना है, इनको कहीं से डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रकृति ने हमें जैव विविधता दी है जी, उसका संरक्षण भी एक तरीके से संरक्षण करना है। तो आपको इस बात जैविक खेती ये भी बताता है कि आप जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ केयर। प्रिंसिपल ऑफ केयर का मतलब ये हो गया कि आपने यदि मृदा में ऐसे तत्व का प्रयोग न करें जिससे कि किसी भी प्रकार का मृदा का प्रदूषण हो। और जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो है फेयरनेस, जिसको कहते हैं फेयरनेस का सिद्धांत। उसका मतलब ये हो गया कि जैसे अभी मैंने शुरुआत में ही बताया कि जैविक खेती में जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होती हैं उनका प्रयोग वर्जित है। क्यों? क्योंकि इसमें हम कहीं ना कहीं जो पौधे का जो प्राकृतिक गुण है उसमें कहीं ना कहीं हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके उसको डिस्टर्ब किया है। तो जैविक खेती कभी भी ये अलाउ नहीं करता कि आप इस तरीके के चीज़ों का समावेश करें। तो कुल मिला के यदि आप पूरे प्रिंसिपल को, पूरे सिद्धांत को यदि देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमें पूरे सिस्टम को एक समझना है और कहीं से भी कभी भी इस पूरे इन्वायरमेंट को, इस पूरे पर्यावरण को डिस्टर्ब नहीं करना है। इसको करते हुए यदि आपने खेती कर रहे हैं या खेती में जो इनपुट डाल रहे हैं, जैसे गोबर की खाद हो गई या आपकी हरी खाद हो गई, या आप जो जनरल हमारा सिद्धांत है कि आप क्रॉप रोटेशन या जिसको फसल चक्र कह रहे हैं, इसका समावेश करके आप इन सारे प्राकृतिक चीज़ों का एक जो साइकिल है उसको आप पूर्ण रूप से साकार कर रहे हैं, तो ये जैविक खेती की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। तो जैविक खेती जो आपने बहुत अच्छे से समझाया सर कि जैविक खेती इसलिए भी समय की मांग कही जा रही है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। और वन हेल्थ का मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ को अलग थलग नहीं देख सकते, आइसोलेशन में नहीं देख सकते। यानी अगर आप चाहते हैं कि मानव स्वास्थ्य अच्छा हो, हम स्वस्थ रहें, तो इसके लिए आप मिट्टी को दूषित करते रहें, पानी को दूषित करते रहें, हवा को दूषित करते रहें और अपेक्षा ये करें कि आप स्वस्थ जीवन जी लें, लेकिन ये संभव नहीं है। आपको मिट्टी को भी उतनी ही ध्यान से उसकी सेहत का सुधारने की आवश्यकता है, जिसकी जिम्मेदारी हमारे किसानों के ऊपर काफ़ी होती है। और हर नागरिक को इसे एक जिम्मेदारी की तरह लेना होगा कि पर्यावरण अगर शुद्ध होगा तभी हम अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन और एक बेहतर भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं। इसी के लिए अब वन हेल्थ यानी जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो कि WHO ने दिया है और अब सभी राष्ट्र इसकी ओर कार्य कर रहे हैं और जिसमें हमारा देश भी एक है। हमारी जिम्मेदारी इस तरीके से बहुत अधिक बन जाती है क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और मिट्टी की सेहत या फिर कहें जो प्राकृतिक संसाधन है, अगर हमारे किसान पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए भी निभाएंगे तो अवश्य ही इसका परिणाम देखने को मिलेगा। और बहुत सारे किसान ऐसा कर भी रहे हैं, जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, बहुत सारे किसानों ने रसायन मुक्त खेती को अपनाया है। अब सर, जैसे कि आपने बताया कि ये जैविक खेती होती क्या है और इसके लाभ क्या है, आगे जैविक खेती की ओर बढ़ने का अगर हमारे किसान कोई विचार बनाता है तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी होगी? जी, इसकी शुरुआत आपको बहुत ही साधारण तरीके से, क्योंकि मैंने आपको 4 सिद्धांत बताए और सिद्धांत में ये भी बताया कि किन किन बातों का हमें ध्यान देना है। रसायन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है, आप जेनेटिक मॉडिफाइड जो क्रॉप है उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आप इसकी शुरुआत आप अपने एक छोटे से प्रयास से कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने घर पे गोबर की खाद बना लें
या आजकल तो बहुत ही मतलब जैसे किसी भी खेती के लिए 2-3 चीज़ों का बड़ा रोल होता है। पहला कि फसल का पोषक तत्व प्रबंधन कैसे हो, उसमें जो बीमारियां लग रही हैं उसका रोकथाम कैसे हो, जो इंसेक्ट हैं उसका कैसे रोकथाम हो, यानी एक समेकित तरीके से आपको पूरा प्रबंधन करना पड़ेगा। जैविक खेती में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि पोषक तत्व प्रबंधन कैसे किया जाए। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए आज हमारे पास कई तरीके की चीजें उपलब्ध है जैविक खेती में। चलिए उस पर हम आगे आएंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं, लेकिन उससे पहले हमने एक रिपोर्ट आज के विषय पर बनाई है, पहले उस पर नजर डालते हैं। मौजूदा समय में जहां रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घट रही है, वहीं बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली खाद जैविक खेती के लिए वरदान साबित हो रही है। बता दें कि बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ का रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है, जिसे बायोगैस स्लरी कहते हैं। इस स्लरी यानी खाद को किसान खेत में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी तरह की घास या बीज नहीं होता है, जो खेतों के लिए काफी उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलो प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक साल में डाला जाता है। उस गोबर में 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद मिल जाती है। ये खेती के लिए काफी अच्छी खाद मानी जाती है। इसमें 1.5 से 2% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1% पोटाश होता है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद कुछ हिस्सा नाइट्रोजन अमोनियम नाइट्रेट के रूप में होता है। ऐसे में अगर इसका तुरंत इस्तेमाल खेत में सिंचाई नाली के जरिए किया जाए तो इसका फायदा फसल पर तुरंत होता है और उत्पादन में 10 से 20% बढ़त हो जाती है। बायोगैस संयंत्र से मिलने वाली खाद के बहुत से फायदे हैं, जिस कारण ये जैविक खेती के लिए बेहतर आधार साबित होती है। ये खाद मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाती है और उसे भुरभुरी बनाती है। इस खाद का खेतों में उपयोग लाभकारी जीवाणुओं को बढ़ावा देता है, जिससे भूमि की जैविक सक्रियता बढ़ती है। इस खाद का उपयोग किसान रासायनिक खाद के विकल्प के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के अनुकूल और सुरक्षित होती है। इतना ही नहीं, गोबर की तुलना में स्लरी अधिक परिपक्व और कम दुर्गंध युक्त होती है। वहीं बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। इस तरह बायोगैस संयंत्र से प्राप्त खाद जैविक खेती का एक मजबूत आधार है, क्योंकि ये न सिर्फ मिट्टी की सेहत को सुधारती है, बल्कि फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक होती है। और गगनेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके बारे में मैंने आपको कार्यक्रम में पहले बताया था। निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। सर, आपका एक बार स्वागत है कार्यक्रम में। और अभी आपने रिपोर्ट देखी और जिसमें हमने बायोगैस प्लांट की बात की, तो सर इससे निकलने वाली खाद को जैविक खाद कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? जी, जो CBG यूनिट है, कॉम्प्रेस बायोगैस प्लांट है, उसमें से जब गैस तो निकल के आ जाती है मीथेन के रूप में, जो ले लिया जाता है, उसके बाद जो स्लरी बचती है वो 2 प्रकार से निकलती है, जिसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में, ऑर्गेनिक कार्बन एनहांसर के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। तो सरकार ने अभी उसमें फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में, जो हमारा जो अधिनियम है फर्टिलाइज़र का, उसमें जैसे बायो फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी आते हैं। जी, जी। तो उसमें इसको एक कार्बन एनहांसर के रूप में रखा गया है, एक अलग कैटेगरी में। इसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पूर्णतया तो नहीं कह सकते, इसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा जितने हमें भरपूर मात्रा में चाहिए उतने नहीं होते हैं, परंतु
कार्बन का सोर्स बहुत अच्छा है। तो इसमें दो प्रकार से होते हैं, एक तो है फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर निकलता है जो कि बल्की रहता है, और एक है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको हम लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। तो किसान भाई इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इसके ऊपर काफ़ी शोध भी किया है और शोध चल भी रहे हैं कि इसकी वैल्यू एडिशन कैसे की जाए। मैंने देखा है बहुत से किसान जो प्रगतिशील किसान हैं, उनके जो छोटे CBG यूनिट लगे होते हैं घरों में, तो वहाँ पर वो LFOM को निकालते हैं और उसमें उन्होंने अपने पानी के मेंट की तरफ उसको डाइवर्ट किया होता है और पानी में मिक्स होके वो चला जाता है। साथ ही साथ क्या किया जाता है कि जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं उनको भी इसमें जो है एक दिन पहले मिक्स कर दिया जाता है और वो पानी की स्लरी में वो जाके वो भी अपना अपना कार्य करते हैं, तो इससे इसकी वैल्यू एडिशन हो जाती है। जी जी बिल्कुल। तो बायो फर्टिलाइज़र्स का भी इस्तेमाल हो जाता है और साथ ही आपने बताया कि किस तरीके से हमारे किसान इसका उचित उपयोग कर सकते हैं। और अब एक बार फिर से बायोगैस प्लांट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इससे कई तरह के लाभ एक साथ हमारे किसान देख पा रहे हैं, और वो किसान जो कि जैविक खेती की ओर मुड़ रहे हैं उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। फिलहाल छोटा सा हम ब्रेक लेंगे यहाँ पर, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं बायोगैस प्लांट की, कैसे जैविक खेती का आधार बन रहा है। और बहुत सारे दर्शक हमें लगातार सवाल भेज रहे हैं, कुछ हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं, कुछ हमें कॉल भी लगा रहे हैं और कुछ हमारे पास वीडियो सवाल भी आए हैं। तो आइए, एक ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने अपना वीडियो बनाकर भेजा है, आइए सुनते हैं कि उनका क्या सवाल है। विनय कुमार जी हैं जिन्होंने सवाल भेजा है मेरठ से, आइए देखते हैं। मैं विनय कुमार त्यागी, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से सरकार से जानना चाहता हूँ जैविक खेती पर सरकार की क्या क्या योजनाएं किसान के लिए काम कर रही हैं। जैविक खेती के लिए सर देखिए, जैविक खेती के लिए किसान भाई हमारी भारत सरकार से दो योजनाओं का सरकार ने लॉन्च किया है। एक है परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरा है मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसका लाभ ले सकते हैं, और जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना है उससे नॉर्थ ईस्ट के हमारे किसान भाई लाभ ले सकते हैं। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है इसमें सरकार 3 साल के लिए 31,500 रुपया का प्रावधान है जो देती है। उसमें जैविक खेती का उत्पाद से लेके उसके प्रसंस्करण और मार्केटिंग तक की चीज़ें शामिल है, जिसमें 15,000 के आसपास लगभग सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है। और जो मिशन ऑर्गेनिक है जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, उसके लिए सरकार की जो योजना है उसमें लगभग 46,000 रुपया, 46,500 के आसपास 3 साल के लिए सरकार योगदान देती है। उसमें 32,500 रुपया तो उनके उत्पाद से लेके प्रसंस्करण के लिए है, और साथ ही साथ लगभग उसमें
15,000 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। जी जी तो ये 2 योजनाएं हैं जिसका लाभ जैविक खेती के किसान ले सकते हैं। जी सर, आप भी कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ जी, देखिए इन्होंने PKVY जो हमारी परंपरागत कृषि जी। विकास योजना है पूरे इंडिया के लिए और नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, जिसमें FPOs को बहुत ज़्यादा सहायता दी जाती है, इवन करोड़ों में दी जाती है। और वहाँ पर करीब 400 FPO भी इस वक्त इस्टेब्लिश हो चुके हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसके अलावा सर्टिफिकेशन के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, क्योंकि जब तक प्रमाणीकरण से किसान भाई नहीं जुड़ेंगे और जो आसान लो कॉस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टम है जिसको हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन, उसको जब तक अपनाएंगे नहीं किसान भाई, तब तक जो है वो ये नहीं कहलाएंगे कि वो पूरी तरह से जैविक खेती में ऑथेंटिक रूप से आ चुके हैं। क्योंकि जब आपको बाज़ार में अपने माल को ले जाना है, अपने कच्चे माल को या प्रोसेस्ड प्रोड्यूस को, तो आपको सर्टिफाइड प्रोड्यूस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसी से कंज्यूमर जो है ये सुरक्षित महसूस करते हैं कि जो भी आपने क्लेम किया है कि ये केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की सारी गतिविधियाँ आपने सारी विधियाँ अपनाई हैं और उससे आपने ये सब प्रोसेस किया है, तो सर्टिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। और PGS इंडिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भारत सरकार का एक बहुत बड़ा स्कीम के रूप में प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन के माध्यम से PGS इंडिया वेब पोर्टल चलाया जाता है। ये भी भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है और इसके लिए फंडिंग जो जितने भी PKVY के किसान हैं या मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट के, तो उनके लिए ऑप्शन रहता है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशन करवाई जाती है PGS की। जी जी सर, हमारे पास कुछ सवाल आए हैं और ये शिवम है बिजनौर UP से। जैविक खेती में बायोगैस प्लांट का क्या महत्व है? सर क्या बताना चाहेंगे गणेश जी? हाँ, जैविक खेती में जो बायोगैस प्लांट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास गाय है, गाय का गोबर है और साथ ही साथ गौमूत्र तो होता ही है। तो जो भी केटल्स का जो डंक वहाँ पर आता है हमारे किसान भाइयों के पास, चाहे वो जैविक अपना रहे हैं चाहे वो दूसरी वाली खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको 2 चीज़ें मिल जाती हैं। एक तो बायो एनर्जी आपको जो है मिल जाती है, बायोगैस का संयंत्र अगर आपने छोटा लगाया है, छोटे किसानों के लिए ग्रुप में अगर आप किसान करते हैं तो ये तो फ़ायदेमंद है ही है। साथ ही साथ उनको एक ऑर्गेनिक कार्बन एनहांसर के रूप में एक मटेरियल भी मिल जाता है, जिसको वो वैल्यू एडिशन करके एक अच्छी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में भी, जैसे मैंने पहले बताया, बायो फर्टिलाइज़र ऐड करके वैल्यू ऐड करके उसको अच्छी खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी प्रवीण जी, अब जी साथ ही साथ मैं ये भी आपको जानकारी देना चाहूँगा कि बड़ी जो CBG यूनिट्स हैं हमारे भारत में, बहुत बड़ी हैं, तो उनके लिए भी भारत सरकार ने मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस का प्रावधान कर रखा है। CBG यूनिट लगाने के लिए तो है ही है, काफ़ी चीज़ें कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार कुछ फंडिंग करती है, सब्सिडाइज करती है, परंतु जो ऑर्गेनिक ये जो हमारे कार्बन एनहांसर है जैसे LFOM, FOM, तो इसके लिए भी 1500 रुपये पर टन के हिसाब से जो है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दी जाती है, जब बड़े यूनिट के फॉर्म में अगर CBG प्लांट लगाया जाता है। जी प्रवीण जी, जैसे कि अभी हमें गणेश जी ने भी बताया कि इसमें पोषक तत्व होते हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, तो क्या जो बायोगैस स्लरी में बात की जाती है NPK की, वो मात्रा किन फसलों के लिए पर्याप्त है? क्या किसान उन्हें किसी विशेष फसलों में इस्तेमाल करें जिससे जितनी पूर्ति भी उसकी हो और उनकी लागत भी घटे? देखिए, यदि बैलेंस पोषक तत्व प्रबंधन की बात करेंगे तो इसमें जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है और लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर है, जैसे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में हम लोग खुद काम कर रहे हैं, तो हमारा जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 1.1% होती है, फास्फोरस की मात्रा 0.67% होती है, पोटास की मात्रा 1.25% होती है। तो यदि टोटल न्यूट्रिएंट का कंटेंट देखेंगे तो वो तो कम है, लेकिन यदि आप बैलेंस न्यूट्रिशन या जिसको कह सकते हैं कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के तहत यदि इसको प्रयोग करें, जो हम लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी परियोजना चल रही है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो फसल की जैसे गेहूं है, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तो इसमें जितनी रिकमेंडेड डोज है फर्टिलाइज़र की 150 किलो है, तो उसकी आधी मात्रा आप जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है आप उससे दे दीजिए और बाकी नाइट्रोजन की मात्रा जो है FOM से दे देंगे, तो उससे जो पैदावार आती है
जो उससे बढ़वार होती है फसल में, वो जो 100% जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइजर है उसके एकदम बराबर होती है। तो यदि केवल ऑर्गेनिक के किसान यदि इसका प्रयोग करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हम कई तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में इसका जो सुदृढ़ रूप है, जैसा कि सर ने भी बताया कि इसमें न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व की जो थोड़ी कमी होती है उसको कैसे इन्हांस किया जाए, वही काम हम कर रहे हैं, ताकि इसका जो नत्रजन का लेवल हो कम से कम 1 से कम 6 या 7% तक चला जाए। और कुछ चीज़ों में हमने हद तक इसमें इसको कर भी पाए हैं, और इसको साथ ही साथ हम एक तरीके से किसानों के पास भी हम ट्रायल कर रहे हैं, जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, जिसमें कि हमने यही लक्ष्य लेके चले हैं कि आधा जो पोषक तत्व है वो हम फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर से देंगे और जो आधा होगा उसको हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से देंगे। तो इसमें जो फसल का उत्पादन है वो बेहतर हो रहा है। जी जी बिल्कुल। अब कुछ हमारे पास और व्हाट्सएप सवाल आए हैं, तो सर उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। और हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने पूछा है कि बायोगैस प्लांट में कौन कौन से उत्पाद मिलते हैं। रणवीर हैं हरियाणा से, यानी स्लरी जो हम कहते हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ और मिलते हैं सर? प्रवीण जी आप बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें सर ने जैसे पहले ही बता दिया कि एक तो स्लरी होती है और दूसरा फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। अच्छा, ये बनाना क्यों ज़रूरी है और आज की ये ज़रूरत क्यों है? जैसा कि इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप पूरा जो एग्रीकल्चर, यदि आज हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो दूसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है चाइना के बाद, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका रेसिड्यू भी होगा, उसका जो अवशेष फसल का होगा वो भी हमारे पास विद्यमान है उसी मात्रा में। साथ ही साथ हमारी एनिमल पॉपुलेशन भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तो उसका भी डंग होता है। तो उसको किस तरीके से हम प्रयोग करें खेती में, तो उसके लिए जैसे हम टोटल यदि फिगर आप देखेंगी तो 686 मिलियन टन हमारा एक पूरा क्रॉप रेसिड्यू जो है और जो इस तरीके की चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन होता है। उसमें लगभग 92 मिलियन टन आपका समझ लीजिए या तो जला दिया जाता है या तो किसी न किसी रूप में उसका ठीक तरीके से प्रयोग नहीं होता है। और यदि आप जलाते हैं, एक एग्जांपल यदि आप देखिए, यदि 1 टन पैडी आप जलाते हैं तो उसमें लगभग 3 किलो के आसपास पार्टिकुलेट मैटर निकलता है, 60 किलो के आसपास कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलता है, 1460 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये आप जला रहे हैं तो एक तरीके से पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि 1 टन पैडी का आप इस प्रारूप में लें कि यदि उसको हम सॉइल में या फसल के लिए उसका प्रयोग करें तो लगभग 5 केजी का नत्रजन मिलता है, 1.5 केजी के आसपास आपका फास्फोरस मिलता है, पोटास 25 किलो के आसपास मिलता है। ये सारी चीज़ें हमारी निकल जा रही हैं जब हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सीबीजी संयंत्र है जिससे कि हम गैस भी बना रहे हैं और साथ ही साथ एक रूप में स्लरी निकल रही है, दूसरे रूप में आपका फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर निकल रहा है। और ये मैन्योर एक तरीके से यदि आप फसल में डालें तो इसका ये बेनिफिट होगा कि सॉइल की जो संरचना है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, साथ ही साथ जल धारण क्षमता भी इसमें बढ़ती है। तो कुल मिला के ये 2 प्रोडक्ट हैं जो सीबीजी प्लांट से निकलता है और इसका प्रयोग किसान करके और इससे बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं। अब सर एक और सवाल आया, हालांकि ये सवाल रिपीट है लेकिन मैं फिर भी ले लेती हूँ क्योंकि हो सकता है हमारे दर्शक ने देर से देखना शुरू किया हो। और ये हमारे दर्शक हैं अमृतसर पंजाब से, बायोगैस स्लरी जैविक खेती के लिए कैसे लाभदायक है? गणेश जी देखिए, पहले भी हमने बताया कि जो ये जो स्लरी है सबसे बड़ा काम जो है इसका वो ऑर्गेनिक कार्बन प्रोवाइड करना है हमारे खेतों में। तो ऑर्गेनिक कार्बन जब मिलता है हमारे खेत को तो हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होने लगता है और उसके पीएच में भी इम्प्रूवमेंट होती है, उसकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, उसकी बल्क डेंसिटी, उसका सॉइल का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। और सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ये जो कार्बन एनहांसर के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे हैं एफओएम और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को, तो ये कार्बन सोर्स जो है ये एनर्जी और फूड का सोर्स है हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए। और सूक्ष्म जीवाणु जो है हमारे जो खेतों में जो हमारे मृदा में हैं उसको जीवित कर देते हैं, लाइव कर देते हैं। फर्टिलिटी जो फर्टाइल
जो हम कहते हैं कि सॉइल हमारी जिंदा है जी, और इसकी बैलेंस न्यूट्रिशन भी है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन तभी होगा जब वहाँ पर फूड सोर्स होगा माइक्रोब्स के लिए। जब फूड सोर्स मिलेगा तो माइक्रोब्स अपना अपना काम करेंगे और न्यूट्रिएंट रिलीज कैपेसिटी हमारी मृदा की बढ़ जाएगी, यानी जीवांश बढ़ेंगे एक तरीके से। जी सर, एक और सवाल है और ये हमारे दर्शक हैं गर्वित हैं ग्वालियर एमपी से। क्या बायोगैस प्लांट पर्यावरण के लाभकारी है? प्रवीण जी, ये हमने शुरुआत में भी इसी की बात की थी, तो किस तरह से लाभ होता है पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को? इसमें देखिए, एक सरकार ने एक योजना निकाली है जिसका नाम है गोवर्धन योजना। मैं इसको कोरिलेट करके और इनके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। गोवर्धन योजना का जो मतलब है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी बायो रिसोर्स है एग्रीकल्चर का, उसका कैसे सदुपयोग करें ताकि हमारे किसानों को लाभ हो, और साथ ही साथ जो हम उसका जो बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद जिसको कहते हैं, जो सीबीजी प्लांट का है, उससे कैसे मृदा की उर्वरा शक्ति को और बढ़ाएं। तो जो सीबीजी संयंत्र से जो गैस निकलती है वो कहीं बाहर इन्वायरमेंट में या पर्यावरण में नहीं जा रही है। जो गैस निकल रही है उसको हम जो कंपनी है वो कैस्केड में अपना भर के उसका प्रयोग पुनः कर रही है, जो जैसा कि सीएनजी का प्रयोग होता है उसी तरीके से मोटर व्हीकल में। साथ ही साथ जो उसका उप उत्पाद निकलता है, जो स्लरी निकलती है या जो कंपोस्ट निकलती है, तो वो एक तरीके से पूरी तरीके से अपघटित कंपोस्ट है। और अपघटित कंपोस्ट की एक खूबी होती है कि उसमें किसी भी प्रकार से उसमें जो जीवाणु होते हैं वो उसमें नहीं रहते हैं, और उसको हम बिन रो मेथड से यदि एक बार प्रोसेसिंग कर देते हैं तो वो एक उत्तम खाद बन जाती है। और उस उत्तम खाद को आप अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो उससे जो मिट्टी की जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, फिजिकल एक्टिविटी है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है और जो केमिकल एक्टिविटी है, वो सारी बढ़ जाती है। तो कुल मिला के इस तरीके के संयंत्र से न कोई पर्यावरण को नुकसान है और ना ही इसके जो उप उत्पाद हैं, जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर हो गया जिसको हम किण्वित जैविक खाद भी कहते हैं, तो और दूसरा जो स्लरी है, तो उसके प्रयोग से मेरे ख्याल से कहीं भी अभी तक तो इन्वायरमेंट में कोई वैसा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, और इसीलिए हम इसे कह भी रहे हैं कि जैविक खेती का ये आधार एक तरीके से इससे काफ़ी बेहतर लाभ हमारे किसानों को हो सकता है। इसी के साथ ही यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। आप अपने कॉल्स के साथ रेडी रहें, व्हाट्सएप करें, अपने वीडियो सवाल भी हमें भेज सकते हैं। होगी मुलाकात इस छोटे से ब्रेक के बाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात करें बायोगैस प्लांट की, कैसे इससे जैविक खेती को और अधिक लाभ हो सकता है, हमारे किसान इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक हमारे पास वीडियो सवाल आया है, हमारे दर्शक हैं मनोज, जिन्होंने बिहार से भेजा ये वीडियो। आइए देख लेते हैं कि क्या कहना है उनका। जिला कैमूर भभुआ बिहार से मैं जानना चाहता हूँ कि क्विंट जैविक खाद किस प्रकार से खेती के लिए उपयुक्त है। तो जैविक खाद किस तरह से खेती के लिए उपयुक्त है, तो सर आप बताना चाहेंगे गगनेश? देखिए, जैविक खाद जो है वो हमारी खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। चाहे वो जैविक खाद की जैसे अलग अलग जो है टाइप की खादें हैं, जैविक खाद जो हम जिसको कहते हैं, जैसे बायो फर्टिलाइज़र्स तो एक तरफ हैं ही हैं, साथ ही साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो जैविक खाद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम कहेंगे वर्मी कंपोस्ट सबसे बढ़िया जैविक खाद है। उसके बाद में ऑर्गेनिक मैन्योर है, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर और लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को हम कार्बन एनहांसर कहते हैं फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में। इसी तरह से सिटी कंपोस्ट भी है, और एक एनरिच्ड है, पी एनरिच्ड, फॉस्फेट एनरिच्ड जिसको हम कहते हैं प्रोम, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर। अगर फॉस्फोरस की मात्रा को आपको पूर्ति करनी है तो उसमें 8% से ज़्यादा जो है फॉस्फोरस परसेंटेज होती है, जिसमें रॉक फॉस्फेट ऐड किया जाता है,
और अच्छे से प्रोसेस करके ये ऑर्गेनिक मैन्योर, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर का कार्य करती है। तो ये सब जितनी भी ऑर्गेनिक जैविक खादें हैं, इनका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है हमारी सॉइल को ठीक करना। मृदा को जब उसका जो है ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है, तो सबसे पहला कार्य जो जैविक खाद है वो ये करती है कि ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा देती है। ऑर्गेनिक कार्बन जीवांश जब हमारा बढ़ गया, तो जब ये बढ़ जाता है तो हमारे माइक्रोब्स भी वहाँ पर फलते फूलते हैं, वो उनको भी एनर्जी मिलती है और वो अपना अपना कार्य करते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का है, चाहे वो फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजेशन का है, चाहे वो पोटैश मोबिलाइजेशन का है, जिंक सोल्यूबलाइजेशन का है। तो ये सारी चीज़ें अपना अपना कार्य करती है। इवन कि वैम, वेस्कुलर आर्वेस्कुलर जो माइकोराइजा है, उसके लिए वो भी एक बहुत बढ़िया जैविक खाद के रूप में, एक बायो फर्टिलाइज़र के रूप में अच्छे से विकसित हो रहा है। पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वैम का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, जो मल्टी न्यूट्रिएंट सप्लायर भी कहा जा रहा है, और इसका भी इस्तेमाल किसान भाई अच्छे से करें। परंतु मैं ये कहूँगा किसान भाइयों को कि सोर्स जो है जैविक खाद का, कि वो कहाँ से खरीद रहे हैं। या तो वो खुद अपने खेत पे बना रहे हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट है या और भी घन जीवामृत है, ये अगर आप अपने खेत में बना रहे हैं तो अच्छा है। परंतु अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं तो आपको क्वालिटी और उसके अंदर कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट है, ये जानना सबसे इम्पॉर्टेंट है किसान भाइयों को। उसकी शेल्फ लाइफ का बड़ा ध्यान रखें, और सोर्स जो है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो नज़दीक तो अच्छा है, या अच्छी जो भी जहाँ से अच्छी खाद मिलती हो उसका सोर्स अच्छे से ढूंढ लें तो अच्छा रहेगा। एक सवाल और है सर, ये है हमारे दर्शक राकेश हैं डोडा जम्मू से, इन्होंने सवाल भेजा है और ये कह रहे हैं कि जैविक खेती में बायोगैस स्लरी का उपयोग कैसे कैसे किया जा सकता है। प्रवीण जी। जी, तो बायोगैस स्लरी का प्रयोग आप किसी भी फसल में कर सकते हैं। उसमें कोई वैसा नहीं है कि आप किन फसलों में करें, किन में नहीं करें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको सीरियल में करना है, धान्य फसलों में करना है, तो इसका प्रयोग आप 500 लीटर के आसपास 1 हेक्टेयर में करें और 2 से 3 बार करें। जैसे आप, जैसा कि सर ने बताया कि सिंचाई आप दे रहे हैं, उस समय सिंचाई के पानी के माध्यम से दे दें, या ये बेहतर तरीका है जो लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है देने का, और फसल में 2 से 3 बार दे दें। उससे फसल की जो पैदावार है उसमें काफ़ी इजाफा होगा। और साथ ही साथ बार बार सर एक बात पे जो जोर दे रहे हैं, और उसमें जोर देना भी चाहिए कि जो आपकी जो जीवांश की मात्रा है वो बढ़ रही है, और जीवांश की मात्रा बढ़ने से आपका जो कार्बन है, क्योंकि सारा जो खेती में जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो सारा कार्बन का है। आपका कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो एक बार बिगड़ गया तो फिर आपकी खेती को सुधारने के लिए अलग से प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए बार बार हम सलाह देते हैं, चाहे जैविक खेती करें या कोई इनऑर्गेनिक खेती भी करें, उसमें आप समय समय पर जीवांश की जो उपलब्धता है उसको देते रहें, ताकि आपकी उर्वरा शक्ति है जो मृदा की वो बनी रहे, और उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव हैं, जिसकी बढ़ोतरी मृदा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ताकि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसान 1 या 2 या 3 तरीके के पोषक तत्वों का प्रयोग करता है, लेकिन उनका प्रयोग यदि बैलेंस तरीके से करे तो जो पोषक तत्व तो बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो सूक्ष्म जीव आपके खेतों में बढ़ रहे हैं, उनका और कार्य है कि जो अन्य जो पोषक तत्व हैं जो अनअवेलेबल हैं, जो पौधे को मिल नहीं पा रहे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे पोटेशियम सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया, तो इनका कार्य ही है कि जो मृदा में जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं लेकिन पौधों को मिल नहीं रहे हैं, उनको कैसे उनको सॉल्बलाइज करके पौधों को देना है। तो स्लरी का प्रयोग आप किसी भी फसल में कर सकते हैं। रेट मैंने आपको बता दिया। जी 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 बिल्कुल। तो ये कुछ सवाल थे जो कि हमारे दर्शकों ने भेजे थे। अब सर मैं जानना चाहूँगी, जो हम बात करें स्लरी की, तो कुछ मेरे अपने सवाल भी हैं इसमें, ये कि किस किस फॉर्म में हम स्लरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या जैसे तो एक हुआ कि जैसे ही निकली वैसे आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन क्या उसको सुखा करके कंपोस्टेड फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? प्रवीण जी। जी, जैसा एक मैं अपना जो हमारा समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल है, हम अपना ही उदाहरण देते हैं, तो हम उसमें बायोगैस निकालते हैं, बनाते हैं। तो बायोगैस बनाने के लिए हमारे पास KVIC जो मॉडल है उसका वो हमारे पास इंस्टॉल है। उसमें हमारे पास जो समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल है उसमें 2 या 3 गायें हैं।
तो उनसे जो भी डंग निकलता है हम उसमें जो उसका इनलेट होता है उसमें डालते हैं, उसको चर्न करते हैं और वो सारा कुछ जो टैंक है उसमें जाता है। वहाँ फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और उससे जो स्लरी निकलती है तो एक तो हम पानी के माध्यम से दे देते हैं, दूसरा उस स्लरी को हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद उस स्लरी से हम चाहें उसका फार्म यार्ड मैन्योर बना लें, जिसको गोबर की सड़ी हुई तो खाद सर कहते बेसिक हैं। फर्क क्या होता है, मतलब इसमें फर्क क्या हो जाता है? जी बता रहे हैं। और दूसरा हम उसको केचुए की खाद बना सकते हैं। देखिए अंतर यही होता है कि एक चीज को आप कई प्रकार से कैसे प्रयोग कर रहे हैं। जैसे आप जो गोबर है उसका प्रयोग आपने पहले तो बायोगैस बनाने में किया, आपको एनर्जी मिली, क्योंकि देखिए पूरा ये जो साइकिल है इसको मैं शुरुआत में ही जैविक खेती की जो परिभाषा दी थी उसमें हमने बताया था कि जैविक खेती की जो धारणा है वो ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिसाइकिल करें। तो पहले गोबर की जो गोबर है उसको हमने पहले बायोगैस बना रहे हैं, बायोगैस से जो स्लरी आ रही है उससे हम कंपोस्ट बना रहे हैं, चाहे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं चाहे फार्म यार्ड मैन्योर बना रहे हैं। उसमें जो पोषक तत्व का जो कंपोजिशन होता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज नहीं होते हैं, लगभग उतना ही रहता है। बात यह है कि हम उसको किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, मल्टीपल रूप में प्रयोग कर रहे हैं और उसकी कई चीज़ें जैसे एनर्जी का भी हमने एक तरीके से जनरेशन किया और साथ ही साथ फर्दर उस स्लरी का हमने खाद बनाकर खेतों में डाल रहे हैं। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है जैसे मान लीजिए कि सिंपली यदि आपने स्लरी से खाद बना लिया और उसको आपने खेतों में डालना शुरू कर दिया तो आपकी जो पोषक तत्व की जो डिमांड है फसलों में, जैसे आप गेहूं की बात कर लें तो जनरली जो रिकमेंडेशन होता है वो तो सॉइल बेस होता है, लेकिन एक रिकमेंडेड फर्टिलाइजर जो डोज होता है 120 से 150 किलो होता है। तो यदि आपने 120 किलो का रिकमेंडेशन है तो उसमें लगभग 30 से 40% तक की कटौती कर सकते हैं। तो ये इसमें बैलेंस न्यूट्रिशन में बड़ा इसका योगदान होता है। जी 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 बिल्कुल। अब सर मैं ये समझना चाहूँगी गगनेश जी कि क्या कोई तरीका भी अलग अलग होता है, खड़ी फसल में डालें या फिर कोई समय है बुआई के समय डालें, क्या मतलब जैसे कि हम ये भी देखते हैं कि कौन सी पोषक तत्वों का किस वक्त हमें उसका प्रबंधन करना है। हाँ जी जी कि जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि लिक्विड फॉर्मेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को जो लिक्विड फॉर्म में कैसे उसको इस्तेमाल करना है सॉइल में, तो हम इसको कभी भी ये नहीं कहते कि इसको जो है स्प्रे कर लें या ऊपर डाल लें फसल के ऊपर, ख़राब भी हो सकता है, कई बार पत्तों के ऊपर ख़राब डिजीज़ कुछ आ सकते हैं। जी जी। तो बेस्ट रहता है कि आप जो भी हमारी फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है, कोई भी जैविक खाद है जो बल्कि है, उसको हमेशा ही मतलब बॉय करने से 1 महीना पहले, एटलीस्ट 1 महीना पहले, ज़्यादा नहीं हो तो 15-20 दिन पहले, पर 1 महीना पहले अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लाभदायक रहता है मृदा में, सॉइल में जब आप डालोगे। और कई बार हम ग्रीन मैन्योरिंग भी करते हैं तो उसके साथ भी अगर आप इसको ऐड कर दें ग्रीन मैन्योरिंग के साथ, हरी खाद के साथ में, तो भी ये बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन का जो है बैलेंस बना लेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 30 to 40 kg तक बैलेंस जो है इंटीग्रेटेड अगर हम करें तो वहाँ तक निकल के आ सकता है। ये ही इसकी जो एप्लीकेशन का जो है। और जो रह गया था यहाँ पॉइंट बताने के लिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने बता दो दिया LFOM का 500 लीटर, पर इनकी जो ICR की एक और रिकमेंडेशन है कि 5000 kg, थोड़ा क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है, जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर मीन्स जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर है उसकी 5000 kg 5 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको डाल सकते हैं जो रिकमेंडेशंस हैं। हो सकता है मैं आगे पीछे हूँ। कहता हूँ कि जब भी आप इस तरीके के खाद का प्रयोग करें, एक बार जो उसका पोषक तत्व है ना उसकी जानकारी जरूर ले लें, उस हिसाब से फिर आप उसका कैलकुलेशन करें और उसका एप्लीकेशन करें। ठीक है सर। 5 टन भी हो सकता है, 60 टन भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि फसल की जरूरत कितनी है और मृदा में जो न्यूट्रिएंट है उसका कंपोजिशन कितना है। ठीक है सर, यानी अगर सॉइल टेस्टिंग करा ले तो थोड़ा और ज़्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी और किसान उसी के हिसाब से अपनी योजना बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि आर्थिक रूप से हमारे किसानों को कितना लाभ हो सकता है, इस गैस का क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, स्लरी का क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो एक लागत की बात होती है, जो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कितना उन्हें फ़ायदा इस तरीके से हो सकता है कि कितना कम करना पड़ेगा। तो आर्थिक लाभ क्या है इसका, उस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं बायोगैस प्लांट से निकलने वाली स्लरी कैसे हमारे किसानों के लिए लाभकारी हो सकती है। जैविक खेती के लिए एक ये बहुत बेहतरीन कारक है और माध्यम है। आइए बात करते हैं कि इससे किस तरह का आर्थिक लाभ भी हो सकता है। तो सर, जैसा कि मैंने ब्रेक से पहले कहा कि अगर हम स्लरी का उपयोग करते हैं तो रासायनिक खाद पर कितना खर्च कम होगा, मतलब क्या इसे हम प्रतिशत में कह सकते हैं, और फिर अगर हाँ सर प्रवीण जी तो देखिए, यदि पूरा आर्थिक विश्लेषण किया जाए तो थोड़ा बृहद स्तर पर यदि किया जाए तो उसका जो मूल्यांकन होगा ठीक ठीक होगा। तो जैसे आपका जो बायोगैस प्लांट है उससे यदि आपकी स्लरी जो आर्थिक दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो यदि आपने किसान को कहा है कि आपको सीबीजी के माध्यम से आप किसी भी तरीके से आप एफओएम निकाल रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है कि आपने उसको तो पहले जो आपने रेसिड्यू जला दे रहे हैं, जो बर्न कर दे रहे हैं, उसका प्रयोग आप सीबीजी बनाने में कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो आपका आदमी है जो सीबीजी बना रहा है वो पहले तो आपसे पैसा देके आपको और आपका रेसिड्यू खरीदेगा। तो एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा, जो आपने जो सिद्धांत में जब हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की और जैविक खेती के सिद्धांत की बात कही तो उसमें एक सिद्धांत फेयरनेस का है। तो फेयरनेस का सिद्धांत ये कहता है कि इसमें जितने भी हितधारक हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वो उत्पादक हो, चाहे कंज्यूमर हो, या किसी भी स्टेज पे कोई भी हितधारक हो, तो उसको किस तरीके से आकलन करना है। आकलन करने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई कर रहा है किसान, तो शुरुआत में उसका हो सकता है कि फसल का जो पैदावार हो जो इनऑर्गेनिक सिस्टम है उससे कम आए। तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं यदि पैदावार में थोड़ी सी कमी आई है तो उसका जो मूल्य है, क्योंकि वो पूरा सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिक है, तो उसका जो मूल्य है वो जो इनऑर्गेनिक सिस्टम है उससे ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के आप कहीं ना कहीं यदि कहीं कटौती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मूल्य में उसका जो प्राइस है, जो प्रोड्यूस का प्राइस है, उसमें इजाफा हो रहा है। तो मैं इस तरीके से देखता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को कि उसका सही तरीके से यदि ग्रुप बनाकर यदि किसान जैविक खेती करें तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा है, अधिक मुनाफा है। कारण यही है कि आपके जो ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस हैं, जो उत्पाद हैं, उसका मूल्य ज़्यादा मिलेगा। जी। अच्छा सर, अगर मान लीजिए हमारे दर्शक जो देख रहे हैं और उन्होंने अब विचार कर लिया है, मन बना लिया कि वो भी बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल करेंगे, लगवाएंगे, तो क्या इसके बारे में भी कुछ जानकारी दे सकते हैं कि कैसे वो लगवाएं? क्या इसके लिए भी कुछ उनके लिए सब्सिडी है? क्या इसके लिए कोई प्रशिक्षण लेने की भी आवश्यकता है? प्रवीण जी। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो गोवर्धन योजना है उसका लाभ आप ले सकते हैं। गोवर्धन योजना के तहत गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 1600 से अधिक सीबीजी गैस जो सीबीजी प्लांट है उसको बनाना है, और आज तक लगभग 191 जो सीबीजी प्लांट हैं उनका कमीशन भी हो चुका है, और लगभग 300 के ऊपर अभी बन रहा है, और गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको 1600 के ऊपर करना है, क्योंकि इसके फायदे अनंत हैं। इसमें आपका गैस, एक तो एनर्जी भी बन रहा है, आपको गैस भी मिल रहा है, सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस भी मिल रहा है, साथ ही साथ उसमें फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर भी मिल रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट की बहुत सी योजनाएं हैं, उस योजनाओं का आप लाभ ले करके, चाहे आप सीबीजी प्लांट शुरुआत से लगा रहे हों
तो उसमें गवर्नमेंट की बहुत सी सब्सिडीज़ हैं और उसका आप प्रयोग करके और इस प्लांट को लगाकर इससे लाभ कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि कैसे इससे लाभ कमाया जा सकता है, और दर्शकों से हम ये कहेंगे कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें सवाल अपने ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वीडियो बना करके भी हम तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो वीडियो सवाल भी हम तक पहुंचा रहे हैं, और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं उनके सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करें। कुछ ऐसे सवाल हमारे दर्शकों के आए हैं। सर, सही तरीके के बारे में तो हमने बात कर ली, अब ये भी बताएं कि क्या बायोगैस स्लरी जैविक, यानी इसका जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है उसके मानकों पर ये कितना स्वीकार्य है, किसान वो जैविक रहे इसके लिए किन बातों का ध्यान रखें? गगनेश जी। देखिए, जो स्लरी है उसको मानकों के आधार पर देखा जाए तो वो हमारे जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के, या अगर आप सर्टिफिकेशन की बात करें तो हम FCO की तरफ रेफ़र करते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर में LFOM, FOM को ऑर्गेनिक कार्बन एनहांसर के रूप में अप्रूवल दे के इसको इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ताकि CBG यूनिट्स को फ़ायदा हो। जो भी मतलब किसानों को भी अपनी तरफ से कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, कैसे पदार्थों का इस्तेमाल वो ना करें। अच्छा, जो नहीं करने के लिए जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं, जी, देखिए ऑर्गेनिक इनपुट्स जितने भी बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, इतने सारे इस वक्त बाज़ार में घूम रहे हैं, बायो स्टिमुलेंट्स हैं, तो इन सब चीज़ों को किसान भाइयों को बहुत ही सजग रहना है, उनको इसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान देना है। बायो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करने से पहले, बायो स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करने से पहले उसके ऊपर जो दी गई जानकारी है उसको ध्यान से देखें, पढ़ें कि इसकी शेल्फ़ लाइफ क्या है। ज़्यादा करे देखा गया है कि जितने भी बायो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। कई बार किसान भाई उसको रखते हैं, टेम्परेचर का पता नहीं होता है कि 28 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको मेंटेन करके रखना है, गर्मी में भी इसको रख देते हैं, तो कई बार डिब्बी को खोल देते हैं, आधा इस्तेमाल करते हैं, आधा रहने देते हैं, कंटेमिनेशन आ जाता है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो किसान भाइयों को ये बहुत ज़रूरी है रखना, और उनको उसके ऊपर ज़रूर जो उसके ऊपर लिखा होता है कि इतनी क्वांटिटी में डालना है और इतना, कभी उसको ज़्यादा ना डालें। जैसे बायो पेस्टिसाइड्स है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना कर लें, उसका जितना भी दिया गया है उसके ऊपर इतना मिलीलीटर पर लीटर डालना है, अगर उसको बायो पेस्टिसाइड को तो उतना ही डालना है। किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, क्या उसको गोबर के साथ मिक्स करके करना है, फ्रेश गोबर नहीं लेना है, ये सारी चीज़ें हैं, किस स्टेज पे डालना है, तो ये सारी चीज़ें की जो हैं प्रिकॉशनरी किसान भाइयों को जरूर देखनी होती हैं बायो इनपुट्स को कभी भी इस्तेमाल करने से पहले। जी बिल्कुल। अब क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करने का समय है तो अंत में प्रवीण जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या बायोगैस स्लरी के इस्तेमाल से जो कीट हैं वो और जो रोग होते हैं, क्या उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव होता है? देखिए, जैविक खेती में जब भी हम किसानों को सलाह देते हैं, किसान भाइयों को, तो हमेशा कहते हैं कि आप जैविक खेती के चाहे कोई भी इनपुट प्रयोग करें, आप पहले ये कोशिश करें कि आप जो खेती कर रहे हैं वो समूह में करें। समूह में खेती करने का फ़ायदा ये होता है कि यदि आपके फसल में आपने सोयाबीन की फसल लगाई है तो उस पूरे एरिया में, पूरे समूह में सोयाबीन की फसल लगी है, तो कोई इंसेक्ट पेस्ट यदि लगता भी है तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है इक्वली। तो आप और जैविक खेती में हमेशा जो है 3 बातों का आप ध्यान रखते हैं। पहला तो ये है कि आपको प्रिवेंटिव मेजर लेना है, चाहे आप स्लरी प्रयोग करें या फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रयोग करें या आप ऑर्गेनिक और भी जो इनपुट हैं वो प्रयोग करें। प्रिवेंटिव मेजर का मतलब ये हो गया कि आपको कोशिश करना है कि आपके खेत में किसी भी प्रकार से कभी भी कोई ऐसी चीज़ें न चली जाए जिससे कि इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज या कभी कभी खरपतवार का बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन होता है। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे सीड ड्रिल से आपने गेहूं की बुआई करनी है और उससे पहले किसी और फसल की उससे बुआई हो चुकी है, तो उसको पूरी तरीके से साफ़ नहीं किया तो उसके माध्यम से भी वो जो पिछला सीड है वो चला जाता है, तो वो भी एक तरीके से खरपतवार हुआ। तो इस बात का प्रिवेंटिव मेजर का बहुत ध्यान देना है। दूसरा, मॉनिटरिंग, आपको अपने फसल की मॉनिटरिंग, चाहे मैं जैविक खेती कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आपने जो थ्रेशोल्ड लेवल है, जैसे कीड़ा लग गया तो उसका थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उसके बिलो है, इसके बाद भी फिर आपको लग रहा है कि नहीं बहुत ज़्यादा खेती में नुकसान हो सकता है, तो मॉनिटरिंग बड़ा ज़रूरी है। और तीसरा, समय पर उसका जैसे निदान है वो करना आपको ज़रूरी है।
तो आप माध्यम कोई भी रखें, इन 3 मेजर का आपको हमेशा जैविक खेती में ध्यान देना है, चाहे आप कोई भी जैविक खेती के इनपुट आप प्रयोग कर रहे हों। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। प्रवीण जी आपका भी और विघ्नेश जी आपका भी, और आज के विषय को इतने विस्तार से आपने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का हेलो किसान, और अगले अंक का विषय क्या है, आइए डालते हैं उस पर नजर। अगले विषय पर नजर डाल लेते हैं, संसाधनों की बचत, पानी, खाद और कीटनाशकों का सटीक उपयोग। तो कैसे आप उचित इस्तेमाल कर संसाधनों की बचत कर सकते हैं, और संसाधनों की बचत का मतलब ये है कि लाभ में बढ़ोतरी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और एक बार फिर से बता दें कि आप हम तक अपने वीडियो सवाल भी भेज सकते हैं। 8800520717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपना वीडियो बनाएं, अपना नाम बताएं, अपने गाँव का नाम बताएं और अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ वीडियो के माध्यम से भी। आप अपने सवाल या फिर वीडियो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और टोल फ्री नंबर आपको पता ही है, एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं, 1800-1130-660 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं जो कि हम तक पहुंच जाएंगे। आप हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को अभी आप मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें और YouTube पर भी देखें हेलो किसान। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। अगले अंक में नए विषय और मेहमानों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।